इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सीखेंगे। इसे हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बनाकर सीखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम चरण होता है जो कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिकीय श्वसन का दूसरा अवस्था होता है लिंक अभिक्रिया, तीसरा होता है क्रेब्स चक्र और चौथा ऑक्सीडेसिव फास्फोरिलेशन है। ये शेष लिंक अभिक्रिया, क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाविधि में कुछ की टर्म होते हैं जिसे अभिक्रिया के पहले जानना आवश्यक होता है। इनमें पहला है नेड धनायन। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यह एक कोएंजाइम है जो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता के रूप में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कार्य करता है। यह हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके आसानी से अपचयित नेड बनाता है। दूसरा है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी तीन फास्फेट होता है एडेनिन के साथ। और तीसरा की टर्म यह है कि एडीपी वह अणु है जो एटीपी के अणु द्वारा ग्लूकोज को एक फास्फेट समूह दान कर देने पर एडीपी प्राप्त होता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। डाई यह इंगित करता है कि इसमें केवल दो फास्फेट समूह है। ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है और यह नाम तीन वैज्ञानिकों गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ और जे पारनास के नाम पर रखा गया है। ग्लाइकोलाइसिस क्रियाविधि का प्रारंभ। ग्लाइकोलाइसिस मुख्यतः 10 चरणों में संपन्न होता है। पहला 3 चरण ग्लूकोज का फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में रूपांतरण होता है। इसके प्रथम चरण में एक एंजाइम हेक्साकाइनेज की क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज में फास्फेट समूह को जोड़ा जाता है और यह फास्फेट समूह एटीपी से प्राप्त कर ग्लूकोज में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। डायग्राम में देख सकते हैं ग्लूकोज में हेक्साकाइनेज के द्वारा एक फास्फेट ग्रुप जोड़ने पर ग्लूकोज 6 फास्फेट प्राप्त होता है और यह फास्फेट एटीपी से प्राप्त किया जा रहा है। एक एटीपी के द्वारा एक फास्फेट ग्रुप निकल जाने के बाद वह एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी बन जाता है। दूसरा चरण यह है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को एंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमेराइज किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स है और इसे आइसोमर्स फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित करते रहते हैं। तीसरा चरण यह है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट में एक और फास्फेट समूह जोड़ा जाता है और यह फास्फेट समूह एक और एटीपी से प्राप्त किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट यानी डाइफॉस्फेट प्राप्त होते हैं और यह क्रियाविधि फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम के द्वारा संपन्न किया जाता है। एटीपी से एक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। एटीपी एक फास्फेट दान करने के बाद एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट में रूपांतरण। अब जब हमने फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट प्राप्त कर लिए हैं, इसे एक एंजाइम एल्डोज की सहायता से डिहाइड्रोएसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में परिवर्तित किया जाता है, जो कि डिहाइड्रोएसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, यानी ये दोनों एक ही अणु हैं। और 5वें चरण में एक एंजाइम ट्रायोज फास्फेट आइसोमर के द्वारा इस डाइहाइड्रोएसीटोन फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में परिवर्तित किया जाता है। चूँकि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ है और डिहाइड्रोएसीटोन फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 अणु ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का पायरुवेट में रूपांतरण। अब चूँकि हमने 2 अणु ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट प्राप्त कर लिए हैं, यह पायरुवेट में रूपांतरण होता है जो कि 6 चरण से लेकर 10 चरण तक होते हैं, यानी कुल टोटल 5 चरण में संपन्न होता है। 6वां चरण यह होता है कि एक एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा अपचयित नेड बनाने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से एक हाइड्रोजन अणु को नेड धनायन में स्थानांतरित कर देता है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से एक हाइड्रोजन नेड धनायन को स्थानांतरित कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का ऑक्सीकरण हुआ। अब ऑक्सीकरण होने के बाद 1,3,20 फास्फेट ग्लिसरेट बनाने के लिए एक फास्फेट समूह जोड़ा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीकृत ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट बनाने के लिए एक फास्फेट जोड़ता है। इस प्रकार यौगिक हमें 1,3,20 फास्फेट ग्लिसरेट प्राप्त हुआ। इसे हम 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेट कह भी सकते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर फास्फो ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्लिसरेट के कार्बन नंबर 1 और 3 पर। 7वां चरण यह है कि फास्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से एटीपी बनाने के लिए फास्फेट को 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट से एटीपी में स्थानांतरित किया जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट से एक फास्फेट समूह एडीपी में स्थानांतरित किया जाता है। जब एडीपी में एक फास्फेट स्थानांतरित किया जाता है तो यह एटीपी बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट और यह क्रिया फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मदद से संपन्न होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 फास्फोग्लिसरेट प्राप्त हुआ यानी ग्लिसरेट में कार्बन नंबर 3 पर फास्फो समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ग्लिसरेट में कार्बन नंबर 1 और 3 पर फास्फो ग्रुप जुड़ा हुआ था यानी फास्फेट समूह जुड़ा हुआ था और इस क्रिया के माध्यम से 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। अब हमने जो 3 फास्फोग्लिसरेट प्राप्त किए हैं उसे 2 फास्फोग्लिसरेट बनाने के लिए एक फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के द्वारा कार्बन नंबर तीसरे से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 फास्फो ग्रुप और यहाँ पे देख सकते हैं 2 फास्फो ग्रुप यानी ग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ग्लिसरेट के कार्बन नंबर 2 पर फास्फो ग्रुप यानी फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। फास्फेट समूह को कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 में लाने के लिए फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज नामक एंजाइम की क्रिया से संपन्न होता है। 9वां चरण यह कहते हैं कि एक एंजाइम एनोलेज 2 फास्फोग्लिसरेट से वाटर के अणु को हटाकर फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। डायग्राम में देख सकते हैं 2 फास्फेट ग्लिसरेट में एक एंजाइम इनोल की क्रियाविधि के द्वारा फास्फोइनोल पायरुवेट में परिवर्तित कर देता है वाटर के अणु को हटाकर। और 10वें चरण में यह है कि फास्फोइनोल पायरुवेट में एक फास्फेट समूह एडीपी को दे दिया जाता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की क्रियाविधि के द्वारा जिससे एक एटीपी बनता है। इस क्रियाविधि के बाद पायरुवेट अणु के 2 अणु प्राप्त होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य अंतिम उत्पाद है। लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पहला एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं जिसमें 4 तो बनाए जाते हैं लेकिन 2 का उपयोग अभिक्रिया में कर लिया जाता है। अब चैतनेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं और लास्ट में पायरुवेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद होता है।